नमस्कार भाऊ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। भाऊ, अभी एक दिन पहले जो 3 बाय इलेक्शंस हुए उनके रिजल्ट आए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा बांकीपुर की हो रही है, जो सीट बीजेपी के पास 1995 से थी। वहां पर जो नतीजे आए हैं, पीके जिस तरह से चुनाव जीते हैं, क्या आपको लगता है कि सच में वहां पर जो वोटर है उनमें बीजेपी के प्रति बहुत नाराजगी है, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? हाँ, नाराजगी तो है, वरना बीजेपी का गढ़ माना जाता था, तो नाराजगी तो है। लेकिन एक बात देखो, हमारे यहाँ क्या होता है, एनालिसिस करते वक्त लोग भूल जाते हैं कि अलग अलग पहलू होते हैं। जैसे कोई मसाला ले लो, गरम मसाला है या छोले मसाला है, या हमारा महाराष्ट्र का कोई घाटी मसाला है, कोकणी मसाला है बोलते, तो उसमें 50 चीजें पड़ती है। नहीं नहीं, ये दालचीनी का कारण इसका स्वाद ऐसा है, या तो लवंग के कारण है, ऐसा नहीं होता। वो सारे मसाले होते, उसका जो प्रमाण होता है, औसत होता है, वो कम ज्यादा होता है। तो नाराजगी तो है, ये कोई नाकार नहीं सकता। लेकिन बहुत सारी चीजें और भी होती है। पहली तो बात यह है कि ये बायपोल था, उपचुनाव था। उपचुनाव जो होता है, वो उपचुनाव उस इलाके का एमएलए, एमपी या कारपोरेटर चुनता है। उससे पॉलिटिकल सिस्टम जो है, जो व्यवस्था है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा कि जो 1970 में जब मुंबई में कम्युनिस्ट के एमएलए थे कृष्णा देसाई, उनकी मर्डर हो गई थी, और इसलिए 6 महीने बाद वहां बाई इलेक्शन हो गया। उस मर्डर का आरोप शिवसेना पर था, तो शिवसेना उधर वो चुनाव लड़ी। शिवसेना 4 साल की थी उस वक्त। तो कम्युनिस्ट पार्टी ने कृष्णा देसाई की पत्नी जो थी सरोजिनी देसाई, उसको चुनाव में उम्मीदवार किया, और पूरे के पूरे अपोजिशन ने सरोजिनी देसाई का सपोर्ट किया था। यहां तक कि कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया था। और मुझे याद है कि कांग्रेस के उस समय के मुख्यमंत्री, टेम्पररी मुख्यमंत्री थे शंकरराव चौहान, वो भी सरोजिनी देसाई के प्रचार के लिए आए थे। अकेली उस वक्त की बीजेपी यानी जनसंघ ने शिवसेना को सपोर्ट किया था, और 20,000 के फर्क से शिवसेना का कैंडिडेट जीत गया था। तो जल्लोष हो गया। मैं भी 1-2 साल का पत्रकार था, बिल्कुल यंग लड़का था, तो हम तो एक्साइट हुए थे। अब तो ये पलटाव शुरू हो गया, एक नई पार्टी आ गई, 4 साल की थी शिवसेना। लेकिन 2 साल बाद जब जनरल इलेक्शन हुआ, वहां 40-45 हजार से शिवसेना का वही कैंडिडेट हार गया 72 में। तो चुनाव जो होता है वो ट्रेंड सेटर नहीं होता। वो हमारे यहाँ भारत में वोटर ज्यादा से ज्यादा प्रगल्भ, मैच्योर होता जा रहा है, और एनालिसिस करने वाले ज्यादा से ज्यादा इमेच्योर, एमेच्योर होते जा रहे हैं। इसका जो हम खबरें सुन रहे हैं ना, इसका कारण वो है। अब देखो, दूसरी एक बात बोल दूं, ट्रेंड सेटर कैसे होता है। मुझे याद है 79 में जब कांग्रेस जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें अंदरूनी मतभेद इतने थे, खुलेआम बोला जाता था टूटेगी, लेकिन इंदिरा गांधी ने कांग्रेस तोड़ी थी। इन कांग्रेस के 2 टुकड़े हुए थे, और कांग्रेस की तरफ से आजमगढ़ में जो बाय इलेक्शन था लोकसभा का, उसमें मोहसिना किडवई को उम्मीदवार बनाया गया था, इंदिरा जी ने बनाया था, और पूरी कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस का एक टुकड़ा था इंदिरा जी के साथ। लेकिन मोहसिना किडवई जीत गई, और वहां से वो ट्रेंड सेटिंग हो गया। अगले 1.5 साल में देश की सत्ता बदली, जनता पार्टी हार गई। तो उसको ट्रेंड सेटर बोल सकते हैं, क्योंकि माहौल ये था। आज आप ये नहीं बोल सकते कि बिहार में या देश में ऐसा कुछ माहौल है कि बस मोदी के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ ये हो गया, ऐसा नहीं है। आपको और एक बात बोल दूं कि 2017 में जब विधानसभा बिहार का, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, तो योगी जी मुख्यमंत्री बनाए गए, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बनाए गए। वो तो दोनों एमपी थे, उन्होंने जगह छोड़ दी। 6 महीने के बाद वो दोनों सीटों पर समाजवादी उम्मीदवार चुनकर आ गया। लेकिन 19 के चुनाव में 2 साल बाद वो दोनों हार गए, फिर बीजेपी जीत गई।
तो ट्रेंड सेटर उपचुनाव को नहीं पूछ सकते। उपचुनाव का नतीजा एक बात है, वो चुनाव जीते या हारे सच है, लेकिन और एक बात होती है कि उस वक्त का माहौल क्या है, देश का हो, उस प्रदेश का हो, उस माहौल पर होता है। इसलिए हाँ, एक है कि बीजेपी जिस ढंग से काम कर रही है बिहार में वगैरह, उसके नाराजगी है। और दूसरी बात और एक, जो प्रशांत किशोर जीता है, तो प्रशांत किशोर जीतने से बीजेपी को धक्का कितना लगा मुझे मालूम नहीं। नाक तो बीजेपी का कटा है कि तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जगह थी और वहां तुम हार गए, नाक तो कटा है। लेकिन नुकसान किसको हुआ देखो, वहां दूसरे नंबर पर आरजेडी थी, वो डिपॉजिट भी चला गया उनका, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, कम से कम 20-35% कम हो गया वोटिंग। तो ये सारे फैक्टर होते हैं। तो इससे, लेकिन एक बात है कि इससे एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है। वो ट्रेंड ऐसा है कि बीजेपी अब इस देश में सेंट्रल पार्टी, बड़ी पार्टी बनकर 25-30 साल रहेगी, ये वोटर ने मान लिया। और इसके लिए अगर बीजेपी को अच्छा अपोजिशन चाहिए, विपक्ष चाहिए, तो वो बनाना पड़ेगा, ये वोटर ने मान लिया है। और इसलिए वोटर ने तय किया है कि हम नया विपक्ष बनाएंगे। ये सारे विपक्ष नालायक है। देखो, महाराष्ट्र में उद्धव की पार्टी, शरद पवार की पार्टी, पंजाब में अकाली, बंगाल, बिहार में आरजेडी, ये सब पार्टियां एक एक करके जा रही है। लोग उनको बीजेपी का अल्टरनेटिव नहीं मानते, विकल्प नहीं मानते। ये ट्रेंड है, ये एस्टेब्लिश हो गया। तो शायद जनसुराज पार्टी बिहार में 2 नंबर की पार्टी बन सकती है। ये इससे हमको निष्कर्ष निचोड़ निकालना पड़ेगा। अगर नहीं निकाला तो नहीं, मत सोचो, कोई बात नहीं। लेकिन विपक्ष का आकार वोटर निर्माण कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता, जनता पार्टी फंस गई, फिर अलग अलग गठबंधन फंस गए, एसवीडी गवर्नमेंट बनी। तो इससे आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने बीजेपी को अपोजिशन पार्टी विकल्प के तौर पर लिया और वो सेंट्रल पार्टी बन गई। आज मेनस्ट्रीम पार्टी कौन सी है? बीजेपी है। लेकिन वो एक समय था 2-3 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी थी ना, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल हो, या क्या बोलते राजस्थान हो, महाराष्ट्र या गुजरात में बीजेपी थी ही नहीं। 10-12 एमएलए वगैरह होते थे। तो लोगों, उन्होंने, लीडरशिप ने तय किया कि हमको बड़ी पार्टी बननी है, राष्ट्रीय पार्टी बननी है। उन्होंने प्रयास किए, लोगों ने उनको मदद की, हो गई। तो इसलिए मैं मानता हूं कि लोगों ने तय किया कि अब कांग्रेस के बारे में कोई होप नहीं है। कांग्रेस बीजेपी को दिखाई दे रहा है अलग अलग राज्यों में है, इसलिए इतनी सीटें आती है, लेकिन कांग्रेस बस हो गया। जैसे तमिलनाडु में हमने वो थलपति विजय को आते हुए देखा। ये डीएमके अन्ना डीएमके बहुत हो गया। अब हमको रियल अपोजिशन या डीएमके की या द्रविड़ राजनीति को चैलेंज देने वाला कोई चाहिए। तो कोई खड़ा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने नई पार्टी को चांस दिया। तो ये समझना जरूरी होता है। बस ये जीता वो हारा, वो बात सीधी है, लेकिन उससे भी बहुत कुछ निकलता है, वो समझना, एनालिसिस होता है। तो इसलिए तो 3 चुनाव हो गए, 3 उपचुनाव हो गए। उसमें गुजरात तो बीजेपी ने आराम से जीत लिया, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मध्य प्रदेश में अंदरूनी मामला था। जो नरोत्तम मिश्रा है, उसको लगता था अभी जो कोई अल्टरनेटिव दिया वो चुनकर आए तो नेक्स्ट टाइम भी हमको टिकट नहीं मिलेगा, तो इस टाइम अपोजिशन जीते, कांग्रेस जीते, अच्छा है। और यानी दतिया का चुनाव अलग कुछ कर रहा है, बांकीपुर अलग कह रहा है। तो ये समझना जरूरी है। पर भाव, विपक्ष को क्या समझा जाए? जिस तरह से आप देखो, पहले कॉकरोच आंदोलन था, इस्तीफा हो गया धर्मेंद्र प्रधान का, कोई संसद पर हमला बोलने के चक्कर में कोई पीएम आवास पहुंच जा रहा है। अभी कल ही अगर केजरीवाल की बात करें, वो पीएम आवास की तरफ जा रहे थे, और अभी भी संसद चल नहीं रही है। तो ये विपक्ष चाहता क्या है सर? भाव, आपको लग रहा है कि एफसीआरए की फांस है, डिलिमिटेशन का बिल है, क्या है? नहीं, एफसीआरए को तो करना ही चाहिए था, क्योंकि जो फॉरेन फंडिंग से यहाँ आंदोलन चल रहे हैं,
उनको रोकना है तो एफसीआरए और स्ट्रांग करना चाहिए, वो तो नहीं। लेकिन अपोजिशन की जो राजनीति है वो समझ नहीं रहे क्या करें। उनको चुनाव जीतना है, लेकिन हर बार चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि आपकी पार्टियां सिर्फ मीडिया में चल रही है, जमीन पर है कहां? जमीन पर तो पार्टियां नहीं है। मीडिया में जोर शोर से, अभी कॉकरोच आंदोलन भी मीडिया में चला है, 4 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर ये लोग एक एक करके, ये अभिजीत दीपके या कौन है सौरभ, उसके पीछे जाकर खड़े हो गए तो पता चलता है इन्होंने होप छोड़ दिया। हम अपने बलबूते पर बीजेपी को नहीं हरा सकते, बस समय आएगा तो चुनाव लड़ेंगे, हार जाएंगे, कोई बात नहीं। तो इस ढंग से विपक्ष की राजनीति नहीं चलती। देखो, एक समय था, हमने देखा है, नेहरू हो, इंदिरा जी हो, उनके जमाने में हमने देखा है कि विपक्ष के लोग बहुत कम होते थे पार्लियामेंट में, लेकिन वो जब बोलने लगते थे तो प्राइम मिनिस्टर भी चुपचाप अपनी जगह पर बैठकर सुनता था। वो सरकार को घेरते थे, मुद्दों पर घेरते थे, तमाशा नहीं करते थे। ये लोग तमाशा करते हैं कि भाई मैं मीडिया के कैमरे में कैच हो जाऊं, बाकी परिणाम होने से कोई मतलब नहीं। अब अगर हम लगातार बिहार बंगाल के चुनाव के नतीजे देखें, या आज जो कुछ हुआ है नेपाल में वो देखें, तो पता चलेगा कि ये कॉकरोच आंदोलन का इंपैक्ट कितना हो सकता है। नेपाल तो छोटा देश है, वहां कॉकरोच आंदोलन, जिसको आजकल कॉकरोच बोलते हैं, कुछ महीने पहले उसको जिंजी बोलते थे, तो उसका परिणाम क्या होता है वो हमारा पड़ोसी नेपाल में लोग देख रहे हैं। हमारे यहाँ लोग बुद्धू नहीं है, वो समझते हैं। हाँ, मीडिया वाले समझते नहीं, इंटेलेक्चुअल समझते नहीं, आम आदमी जल्दी समझता है। और इसका कारण ये है कि आम आदमी को भुगतना पड़ता है। नोएडा के एसी में बैठे हुए या गाजियाबाद के टावर में रहने वाले लोग हैं ना, उनको ये समझ में नहीं आता। परिणाम जिसको भुगतने पड़ते, परिणाम जिसको भुगतने पड़ते उसको समझता है कि अरे नेपाल में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ये जेएनजी के बहकावे में आकर हमने सरकार और देश का नुकसान किया। वो वापस हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते, समझ रहे हो उसका कुछ मतलब। अगर ये हमारे यहाँ पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले के दिमाग में नहीं आ रहा है तो वो पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं है। आपको समझना पड़ता है कि जनमानस में क्या आंदोलन चल रहे हैं। कैमरा में पकड़ा हुआ जो आंदोलन है उससे भी ज्यादा भयंकर आंदोलन जनमानस के अंदर होता है। बिहार बंगाल में जो चल रहा था वो ना हमारा मीडिया पकड़ रहा था, ना ममता पकड़ रही थी, ना पॉलिटिशियन पकड़ रहे थे। वो कितना भयंकर आंदोलन था कि ममता की 15 साल की पार्टी पूरा सुपड़ा साफ कर दिया, पार्टी तक बची नहीं। तो वो आंदोलन होता है, वो आंदोलन दिखाई नहीं देता, वो ज्वालामुखी जैसे फट जाता है। हम समुद्र की सतह पर जो लहरें निकलती है उसको आंदोलन समझते, वो आंदोलन नहीं होता। वो गहरे जगह समुद्र से जब ज्वालामुखी फटता है वो आंदोलन होता है। और हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये बांकीपुर वगैरह हुआ है या कॉकरोच आंदोलन हुआ है, क्या कॉकरोच आंदोलन से निकला है? कुछ नहीं निकला है, कुछ नहीं है। अब जो बच्चे नाच रहे थे, पिकनिक करने आए थे बच्चे, ये सारे बच्चे पिकनिक करने आए थे। आंदोलन का मतलब गुस्सा होता है। और वो हिंसा दिखाने के लिए जो भाड़े का टट्टू लाए गए, जिन्होंने हिंसा की है, ऐसे कुछ 2800 लोगों पर एफआईआर दर्ज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं 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 नहीं, जिनका रिकॉर्ड है उनको तो एफआईआर रहेगा। तो ये तो निकल जाएंगे, लेकिन इनके साथ साथ घसीटे जाने वाले कुछ बच्चे भी हैं, वो अभी डरे हुए। उनके माँ बाप अगले आंदोलन में इनको घर से बाहर तक नहीं निकलने देंगे। ये बात समझना है तो वो समझनी पड़ती है कि एक बात हो जाती है लेकिन परिणाम भी देखने पड़ते हैं, लॉन्ग टर्म जाते हैं। देखो, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ था वो सब मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन मैं तब से बोल रहा था कि इससे भारत में हिंदुत्व की लहर आ जाएगी।
हरियाणा के चुनाव के पहले मैंने बोला था, और हरियाणा से शुरू हुआ, बंगाल तक पहुंचा है। अब सोचो जरा कि पूरे उत्तर प्रदेश से सटा हुआ नेपाल है, और वहां जो हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हुए, वो ज्यादा से ज्यादा एरिया ये उत्तर प्रदेश की बॉर्डर से सटा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होने वाला है, इसका भी अंदाज आ सकता है, आ सकता है। भाव, उत्तर प्रदेश में तो जी जान से अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा, उस पर डिस्कशन हो जाए, उसी को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। वो पप्पू कांड भी तो उसी का नतीजा था ना, कैसे उसको साधु के भेष में वहां पर नौटंकी करने दी और लाल टोपी वाले सारे वहां घूम रहे थे। और अब उस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अंदर भी फूट पड़ गई है। राम गोपाल यादव कह रहे हैं संतों ने नहीं किया, वो गलत था, बाकी लोग तो सर उस पर बल्ले बल्ले कर रहे थे। देखो, हम भी बच्चे थे ना, उस वक्त इतने कैमरे नहीं हुआ करते थे। कहीं भी कोई फोटो निकाल रहे था, हम घुस जाते थे बीच में। उसको जी जान से आंदोलन करना नहीं बोलते, समझे। अब तो कैमरे ही कैमरे हो गए। तो ये सब अपोजिशन का पॉलिटिक्स जो चल रहा है ना, वो कैमरे में घुसने के लिए, कैमरे के फ्रेम में मुझे दिखना चाहिए, बस। आम जनता की जीवन में इसका क्या इम्पैक्ट है मुझे बताओ। कुछ भी नहीं। मैं दिल्ली में हूं, अभी पिछले 10 दिन से मैं दिल्ली में हूं, प्रॉपर दिल्ली में हूं। मेरे घर में भी काम वाली आ रही है, कोई आ रहा है, तो किसी को फर्क नहीं है। तो क्या आंदोलन हुआ? तो मीडिया में आंदोलन है ना, मीडिया में तो बड़ा बवाल है, लेकिन आम जीवन में दिल्ली के कितना परिणाम है ये देखना पड़ता है। शिवाजी पार्क में राज ठाकरे जहां रहते, उसके सामने बहुत बड़ी भीड़ बारिश में आई थी, नाच गाना हो गया, घर लौट गए। आगे क्या है? आगे क्या है? मुझे बुरा इसलिए लगा कि जब शिवसेना पूरे मुंबई से निकलकर महाराष्ट्र में फैल रही थी, तब शिवसेना का मुखपत्र माउथ पीस मार्मिक जो था, उसका मैं कार्यकारी संपादक था। मैं जब कार्यकारी संपादक बना सितंबर 1985, तो शिवसेना मुंबई, ठाणे, कल्याण तक थी। और जब मैं निकल गया 4 साल बाद मार्मिक छोड़कर, तब महाराष्ट्र में पूरी फैली हुई थी। तो वो 4 साल थे जिसने शिवसेना पूरे महाराष्ट्र में फैली। तो कैसे फैली, क्यों फैली, ये मैंने नजदीकी से देखा है, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने वो लिखा है, और शिवसेना के मुखपत्र में ही लिखा है। शिवसेना महाराष्ट्र में नहीं गई, महाराष्ट्र शिवसेना में आया, ऐसा आर्टिकल मैंने मार्मिक में लिखा था। वो ही वारिस आज बाला साहब के, अगर वो अभिजीत दीपके पे पीछे दौड़ने लगे तो मुझे बुरा लगता है। हाँ। बुरा लगता है। मुझे याद है उस वक्त, यानी शिवसेना ने मुंबई कॉरपोरेशन जीत लिया था, उसके कुछ महीने पहले मुंबई में शिवसेना का सुपड़ा साफ हुआ था। दिसंबर में लोकसभा का चुनाव हुआ था 84 का। शिवसेना के 2 कैंडिडेट बीजेपी के कमल चिन्ह पर खड़े थे, हार गए। फिर 2.5 महीने बाद विधानसभा चुनाव हो गया। शिवसेना का अकेला छगन भुजबल चुनकर आया था, और शिवसेना का जो गढ़ माना जाता है, वहां दत्ता सामंत के 3 एमएलए चुनकर आए थे। लेकिन उसके 3 महीने बाद जो कॉरपोरेशन का चुनाव मई जून में हो गया, शिवसेना ने अकेले के बलबूते पर कॉरपोरेशन जीत लिया और शिवसेना बाउंस बैक हो गई। और उसके बाद उनको मार्मिक नए ढंग से, नए फॉर्मेट में बनाना था। तो हमारे दोस्तों के साथ बात हुई और बोले कि नहीं, भाऊ को कर दे एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर। तो मैंने वो देखा है सब। मैं एक बार उनसे बातें कर रहा था, तो उनको बोला कि भाई दत्ता सामंत ने आपका गढ़ खाया है, आपको दत्ता सामंत पर अटैक करना पड़ेगा, हमारा नैरेटिव ऐसा चाहिए। वो बोले बिल्कुल नहीं, उसके खिलाफ दत्ता सामंत नाम ही मार्मिक ने नहीं आना चाहिए। मैंने बोला क्यों? उसने तो आपकी जमीन खाई है। बोले बाला साहब 2-4 साल के बाद दत्ता सामंत है कहां, मुझे दिखाना।
और बाद में तू बोलेगा वो मैं सुनूंगा। आज लोगों को दत्ता सामंत नाम याद नहीं है, लेकिन 2090 में, सॉरी 1990 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, शिवसेना के 20 एमएलए मुंबई से चुनकर आए, दत्ता सामंत का कोई नहीं आया। तो वो देख सकते थे, हवा पर मत जाओ, लोग बातें करते उस वक्त मत जाओ। मैं मानता हूं वो भी मेरे पॉलिटिकल गुरु थे। राजनीति उन्होंने कैसे समझाई, देखो बोले ना 4 साल बाद बोल, 3 साल बाद मुझे दिखाना कहाँ है दत्ता साहब। तो हवा में मीडिया में जो चलता है उसको हम बवाल समझते हैं, वो बवाल होता नहीं, वो एक हवा का झोंका है। एक कागज उड़ गया, हम बोलते हैं अरे क्या हो रहा है, कागज उड़ रहा है, हम भी उस बहकावे में आ जाते हैं। राजनीति लोगों में होती है। जब लोकतंत्र हम कहते हैं तो लोकतंत्र का मतलब ये होता है जनमानस। हमारे आज के सब मीडिया जो है, पत्रकार है, वो जनमानस से टूट गए, उनको पता नहीं है जनता के दिल में क्या चल रहा है। और इसलिए 4 मई तक इनको बंगाल में क्या हो रहा है पता तक नहीं था। बाद में बोलते ममता के हार के 5 कारण, इसी कारण से ममता हारी। अबे पहले क्यों नहीं पता था तुझे? क्यों पता नहीं था? 4 मई के दोपहर 12 बजे तक किसको पता नहीं था एक भी कारण ममता हार सकती है? ममता हार ही नहीं सकती, आपका कंक्लूजन था। क्योंकि सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, विपक्ष नहीं, मीडिया भी जनमानस से पूरा टूट गया, अलग हो गया। लोगों के मन में क्या चल रहा है, ये जो कुछ हुआ है अभी, वो देखकर बहुत सारे 40-50 उम्र के जो लोग हैं वो डिस्टर्ब है। ये जो अलग अलग वीडियो आ गए, बच्चियां गंदी गंदी भाषा बोल रही है, बच्चे नंगा नाच कर रहे, और वो कौन है? वो जेनजी है, वो जेनजी है जो बस नंगे होकर नाचना बचा था। बहुत सारे अभिभावक है वो चिंतित है, क्या हम अपना बच्चे को कॉलेज में भेज रहे हैं, क्या वो सही ढंग से जा रहा है? बहुत सारी महिलाओं को मैंने रोते भी सुना। मुझे तो एक सवाल दिमाग में आ गया, मोदी बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाई तो ठीक है, लेकिन बेटी क्या पढ़ रही है वो किसने देखना है? जो कुछ हमने जंतर मंतर पर देखा उसको बेटी पढ़ाओ बोलते हैं। हाँ, अगर ये बात इतना भयंकर डिफरेंस है, ये अगर हमारे मीडिया कर्मियों को समझ में नहीं आ रहा है तो ये भी विपक्ष जैसे एब्सोल्यूट हो जाएंगे, इनका भी सुपड़ा साफ होगा। ऑलरेडी मैंने सुना एक बड़ा इंडिया टुडे जैसा मीडिया हाउस है, 120 लोगों की छटनी हुई, फिर भी अक्ल नहीं आ रही है। आपका रेवेन्यू मॉडल कोलैप्स हुआ है क्योंकि लोगों ने आपकी तरफ पीठ की है, लोग आपको अनदेखा करने लगे, क्योंकि आप ये नंगा नाच है इसको ही स्टूडेंट मूवमेंट बोल रहे हो। जिस ढंग की भाषा वो बच्ची बोल रही थी, वो मेला था, पिकनिक स्पॉट बन गया था। कभी अन्याय होता है तो गुस्सा आता है, जल्लोष नहीं होता। जो चल रहा था वो जल्लोष था। आम जनता इसको जल्लोष मानती है। तो तुम अपनी भाषा में कुछ भी मीडिया में बातें करते रहो, लोग नहीं सुनेंगे, तो इसका परिणाम आ जाता है। भाऊ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये माना जा रहा है कि राजनेता जो है वो जनता से दूर हो रहे हैं, तो मीडिया भी जनता से दूर हो रहा है। वो जनता की नब्ज पकड़ नहीं पा रहा है ना, वो समझ नहीं पा रहे कि हकीकत में चल क्या रहा है। वो भी ऊपर ऊपर से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, और बाद में फिर जैसे आपने बताया कि एक चैनल के इतने सारे लोगों को निकाला गया, तो इसीलिए निकाला गया ना क्योंकि लोग उनको देख नहीं रहे हैं। तो लोगों की नब्ज पकड़ना दोनों के लिए बहुत जरूरी है, राजनेताओं के लिए भी और मीडिया के लिए भी। भाऊ आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।